हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप यहां से मेरे बारे में देख सकते हैं जो 2019 की सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी उसमें मैं हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं और आईआईटी रुड़की का एलुमनाई हूं मैं। तो जो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 जीएस पेपर 3। तो पहले मैं एक बात बता दूं, डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं। जो लोग इस वीडियो में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये पूरा पेपर डिस्कशन करने वाला हूँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या डिमांड है, ये सब मैं बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और सीमित समय में ये चीज़ नहीं हो सकती है। इस पेपर को डिस्कशन करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं केवल 20 मिनट में आपको एक प्रश्न का प्रारूप दिखाऊंगा, किस तरीके से यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछे गए, यूपी स्पेशल के प्रश्न क्या थे, केवल इन चीज़ों पर चर्चा करूंगा। और क्या यूपीएससी में जो यूपीएससी में जो लोग बैठ रहे हैं, क्या उनको ये सब पेपर देना चाहिए, तो मैं इन चीज़ों के बारे में अभी डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे सामने जीएस पेपर 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सामान्य दिन का जीएस पेपर 3। और 20 प्रश्न टोटल थे। 125 शब्दों में शुरू के 10 आपको लिखने हैं और 200 शब्दों में नेक्स्ट 10 आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। हालांकि ये मुझे नहीं पता इन्होंने लिखा भले से है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पेज जो दिए थे वो 2.5 पेज दिए थे, ठीक है, 2.5 पेज आपको दिए थे। अब कैसे 2.5 पेज में 125 शब्द लिखते हैं यार, ये यूपी पीसीएस वालों से ही पूछना पड़ेगा, है ना। और जो नेक्स्ट ये वाले जो क्वेश्चन है, जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो 200 शब्दों में लिखने हैं, इसके लिए इन्होंने 4 पेज दे रखे थे, ठीक है। अब 4 पेज में आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं कुछ आइडिया भी आपको ये चीज़ यही सब देने वाला हूँ, है ना, किस तरीके से हम लोग को अटेम्प्ट करना होता है पेपर। तो देखिए, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट पूछा है, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ना से आप क्या समझते हैं। अरे किसी को पीछे न छोड़ना से मतलब क्या हुआ, समावेशी विकास हुआ, यही तो हुआ, समावेशी विकास, कोई पीछे न छूटे, है ना। तो आप देखेंगे SDG 1, अगर SDG 1 देखेंगे गरीबी, SDG 2 भूखमरी, इसी के आधार पर लिख दीजिए, है ना। इवन मतलब एक जो मैं खास बात बताता हूँ, शायद लोगों ने ये चीज़ नहीं ध्यान दी होगी, मे बी, किसी को पीछे, लीविंग नो वन बिहाइंड, इसमें जीव जंतु भी तो आ सकते हैं, है ना। तो देखिए, अब पता नहीं किसने ये चीज़ सोची नहीं सोची, मुझे नहीं पता, जीव जंतु भी तो आ सकते हैं इसमें। तो आप देखेंगे SDG 14 जो है, ठीक है, SDG 14 जो है, आप देखेंगे जल के नीचे जीवन है, ठीक है, यही सब है ना। आप लोग एक बार SDG पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तो जल के नीचे जीवन है, तो ये इसको भी इवन नहीं छोड़ रहा है, समावेशी विकास की बात कर रहा है, ठीक है, अंत्योदय की बात कर रहा है, सर्वोदय की बात कर रहा है। तो यही सब आपको लिखना था। 8 नंबर का प्रश्न है, 125 शब्द है, तो बहुत ज़्यादा आप इसमें लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग के क्या लक्ष्य हैं, है ना, बिल्कुल आपको पता ही होगा नीति आयोग, है ना। ये तो डायरेक्ट का प्रश्न है, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट। इवन यूपीएससी में इस तरह के, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व की होगी तो डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके 3 वर्षीय कार्य योजना को समझाइए। तो 3 वर्षीय कार्य योजना, 7 वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फिर से है, तो लगभग सब लोग को ये चीज़ पता होती है। तीसरा है, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ आगे नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना था, कुछ फैक्ट्स के साथ चीज़ों को तुलना करना था। जैसे अमेरिका के साथ तुलना कर दीजिए, ठीक है, चाइना के साथ तुलना कर दीजिए कि वहाँ पर जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनकी जो टोटल, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का जो 310 मिलियन टन बागवानी होता है, ठीक है, 290 मिलियन टन यहाँ पर 2019 में आप देखेंगे तो प्रोडक्शन होता फूड ग्रेन्स का, ठीक है। इसमें से केवल 2% ही हम क्या करते हैं, इसको फूड प्रोसेसिंग करते हैं, इसकी केवल 2% ही फूड प्रोसेसिंग करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं यूएसए की, है ना, चाइना की, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 15% है। तो इन्हीं चीज़ों को आपको तुलना करना है। आप डेयरी प्रोसेसिंग की तुलना कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में डेयरी प्रोसेसिंग, उनके कुल जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका 70% होता है, जबकि इंडिया में कितना होता है, 10% से भी कम हम जितना दूध उत्पादन होता है उसका डेयरी प्रोसेसिंग करते हैं। तो अब इसको आपको व्याख्या करनी है, इसका मतलब आपको बताना है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। तो आप इसको बताइए कि इंडिया में MSP है, इंडिया में क्या है, अवसंरचना नहीं है, अवसंरचना का अभाव है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है 8 नंबर का। अगला है, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल का मैं नहीं मानता हूँ, है ना। मैं कह सकता हूँ भारत के भी लघु उद्योग को समझा दीजिए। अगर आपने भारत को तैयार किया है तो उत्तर प्रदेश को लिख दीजिए, है ना। और अगर आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का कुछ पता है थोड़ा बहुत, कि कालीन वालीन, है ना, जो लघु उद्योग है वहाँ पे लघु एवं कुटीर उद्योग है, उसका कुछ लिख दीजिए। सहारनपुर में पेपर पल्प, है ना, जो चीज़ कुछ पता है तो लिख दीजिए। बाकी आप इंडिया का जो आपको पता है कि लघु उद्योग, है ना, डिफिनीशन भी आपको पता होगी कि 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ टर्नओवर, यही है लघु उद्योग की डिफिनीशन। मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री है,
जो एमएसएमई मंत्रालय है, तो उसके आधार पे आप डिफिनीशन कुछ इंट्रोडक्शन में बता दीजिए। योगदान क्या होगा, तो भाई योगदान क्या हो रहा है, रोजगार दे रहा है, निर्यातोन्मुख है, जैसे प्लाईवुड उद्योग की बात करूं, है ना, तो ये जो है आप इन चीज़ों को आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहा है, तो इस तरह से आप कुछ कुछ यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये यूपी का क्वेश्चन, मैं इसको नहीं मानता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भले से यूपी एकदम डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए, लेकिन ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि जनरल नॉलेज से आपका हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन मैं नहीं मानता हूँ कि यूपी का है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण है, तो इसको आप बहुत आसान से बना सकते हैं। कुछ प्राकृतिक कारण बता सकते हैं और कुछ मानव जनित कारक बता सकते हैं। मानव जनित कारक जैसे एमएसपी, यूरिया का दुरुपयोग, जल का दुरुपयोग, ठीक है। इन चीज़ों के आधार पर आप बता सकते हैं। प्राकृतिक कारक जैसे कई जगह पर्वतीय भूमि है, कई जगह शुष्क भूमि है, भारत का 60% शुष्क भूमि है, ये कुछ आप कारक बता सकते हैं, है ना। और बता सकते हैं कि कृषि उत्पादकता कम है, तो इसमें भी आप अमेरिका इजराइल की तुलना में कुछ तुलना कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि कृषि उत्पादकता अत्यंत कम है। जैसे मैं अगर बात करूँ, पंजाब में 4 टन प्रति हेक्टेयर ही उत्पादकता है, ठीक है, जबकि चाइना में, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा पंजाब में उत्पादकता है कृषि की, वहाँ पे 4 टन पर हेक्टेयर ही उत्पादकता है। अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं चाइना में, तो ये चाइना में मतलब ऑन एन एवरेज भूमि पे 12 टन उत्पादकता है। तो क्यों भाई, भूमि विखंडन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ भूमि जो उपलब्धता है 1.01 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। तो इस तरह से कुछ आप आंकड़ों का प्रयोग करके, फैक्ट्स एंड फिगर का प्रयोग करके इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SCNG क्या है, इसका विभिन्न उपयोग बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन सबके लिए बाउंसर होगा जिन लोगों ने स्पेशल पढ़ा होगा। हालांकि मैंने भी बाद में देखा अभी कि मारुति ने कुछ बनाई है, शायद SCNG, स्पेशल CNG की कुछ गाड़ी बनाई है, ठीक है। तो ये मतलब आप जनरल आंसर नहीं भी पता है तो आप कुछ CNG के बारे में लिख दीजिए, है ना। अब ये क्वेश्चन तो बाउंसर ही है, सबके लिए बाउंसर होगा, ठीक है। तो आपके लिए भी बाउंसर है, तो कुछ 2-4 लाइन चाहते हैं तो लिख सकते हैं, छोड़ के मत आइएगा। अगला है, वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो वन्य जीवों के संरक्षण की क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इंट्रोडक्शन में आप क्या बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप शायद बता सकते हैं, कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार भारत में क्या कहते हैं 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। 4 हॉटस्पॉट है, वो आप बता सकते हैं। विश्व में 35 में से 4 भारत में, ये बता सकते हैं आप। या फिर आप चाहें तो रेड डाटा बुक को बता सकते हैं कि भारत में रेड डाटा बुक में जो इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो वो हैं, जो जीव है, वन्य जीव है, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन में शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जो मुझे एक चीज़ जो डिस्कशन करनी थी, है ना, जो डिस्कशन करनी थी, जो मैं मिस कर रहा था, वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे देखिए, हाँ, मुझे ये बात बतानी थी कि देखिए 2.5 पेज थे, या 2.5 पेज का क्या करेंगे। 2.5 पेज में 125 शब्द तो नहीं लिख सकते आप। 2.5 पेज में या 250 शब्द लिखे जा सकते हैं आराम से, है ना। एक पेज में 100 शब्द तो ऑन एंड जनरल लिखे जा सकते हैं। मिनिमम लिखेंगे तो आप 75 शब्द लिखेंगे। अब क्या करिए, तो क्या करिए, हर क्वेश्चन में एक मैप बनाइए, हर क्वेश्चन में एक मैप बनाइए। जैसे अब देखिए क्या, कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण है, यहाँ पे मैप बनाइए, एक जबरदस्ती एक मैप बनाइए, ठीक, दिखाइए पर्वतीय भूमि, है ना, यहाँ दिखाइए हरित क्रांति क्षेत्र, है ना, यूरिया का दुरुपयोग, यहाँ पे ऐसे दिखाइए। यहाँ पर दिखाइए आप पर्वतीय भूमि, यहाँ पर दिखाइए शुष्क भूमि क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर दिखाइए वनीय भूमि, है ना। इस तरीके से कुछ आप डायग्राम बना के दिखाइए, बड़ा सा मैप बनाइए आधा पेज में, और यहाँ पर आप कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाइए उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाना है, तो आप क्या करिए, उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाइए, घटिया सा, जैसे मैं बनाता हूँ एकदम गंदा सा मैप बनाइए, और यहाँ पर आप दिखाइए कि यहाँ पर क्या है। जैसे लघु उद्योग है ना, तो लघु उद्योग में एक तो जो स्थानीय उद्योग होंगे, जैसे गोरखपुर में टेराकोटा है, बनारस में साड़ियाँ हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा स्थानीय उद्योग। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर जो बड़े उद्योग हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लघु उद्योग है, यहाँ पे चीनी मिले हैं, इन चीज़ों को भी दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को भी ऐसे मैप में समझा सकते हैं, तो आधा पेज यहाँ पर बर्बाद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों के साथ नहीं बढ़ा है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, मैप बना के बता सकते हैं कि रीजनल प्रॉब्लम क्या है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भूमि विखंडन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भूमि विखंडन बहुत ज़्यादा है ना, भूमि पर जनसंख्या दबाव बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैप में प्रॉपर बता सकते हैं। हर क्वेश्चन में एक एक मैप कुछ कुछ बनाते रहिए। जैसे यहाँ पर SCNG अब कुछ नहीं पता था। अगला देखिए, अगर वन्य जीव संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो यहाँ पर भी आप फिर से मैप बनाइए, और क्या चुनौतियाँ होंगी दिखाइए। जैसे मैप बनाया मैंने इंडिया का, है ना, थोड़ा सा गंदा सा मैप बन रहा है, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी है थोड़ी। यहाँ पर दिखाइए कि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर झूम कृषि होती है, शिकार होता है, यहाँ पर दिखाइए शिकार होता है, वन विस्थापन हो रहा है, जैसे बांध बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट कार्य हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिखाइए रोपड़ कृषि हो रही है, ठीक है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आ रहे हैं, है ना, IAS इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप चाहते हैं तो मैप में बनाकर इसको दिखा सकते हैं। अब वन्य जीवों की संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो देखिए एक चीज़ मैंने बताई थी, हिप्को,
हिप्को मैंने बताया था, आप इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं वापस अभी यहाँ पे नहीं बताने वाला, टाइम थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। तो हिप्को मैंने बताया था, पूरी चुनौती, यहाँ से आप इसको आराम से डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको हिप्को याद है तो, है ना। यहाँ से आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें जो विकास, इसमें जो आप डिबेट कर सकते हैं कि विकास बनाम पर्यावरण का डिबेट है चुनौती में, ठीक है। चुनौती का तरीका कौन सा हो, कि स्वतः स्थानीय हो वर्सेस बाह्य स्थानीय हो, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है नार्को आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसकी विवेचना आपको करनी है। अब नार्को आतंकवाद, इस क्वेश्चन में भी मैप बनाइए, तो वही मैं कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैप बनाइए। यहाँ पर आप बनाइए इंडिया का मैप, ठीक है, इंडिया का मैप बनाइए। यहाँ पर दिखाइए गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। यहाँ पर दिखाइए गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पर दिखाइए ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, IPI, गोल्डन क्रिस्केंट। और ये दिखाइए आप ट्रांजिट रूट, यहाँ पर लिख दीजिए पारगमन मार्ग। तो ये क्या है, ये नार्को टेररिज्म का पूरा पार्ट है। यहाँ पर आप ये भी मैप बना के दिखा सकते हैं। और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो आप आराम से बहुत सारे पॉइंट्स के आराम से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो संगठित उद्योग हैं, जो धन शोधन है, हवाला है, इत्यादि को आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में समीक्षा करनी है आपको, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग वाले में आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। ये एक डायग्राम बनाइए, इसको बड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग। पेज भरना है, देखिए 2.5 पेज दिया है तो खाली मत छोड़ के आइए, मेरे कहने का ये मतलब है 2.5 पेज दिया है तो उसको कुछ ना कुछ डायग्राम बना के, मैप्स बना के, देखिए अब मैंने आपको दिखाया 6-7 क्वेश्चन में लाइन से मैप बन रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैप बन रहे हैं। नीति आयोग में यार कुछ नहीं पता है तो आप क्या करिए, 2.5 पेज में बनने के लिए आधा पेज में नीति आयोग की स्ट्रक्चर बना दीजिए, है ना। नहीं पूछा तो भी बना दीजिए, कुछ बता दीजिए, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट जो इनका विभाग है। इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं कि जो टीम इंडिया शाखा है, तो कुछ स्ट्रक्चर बना दीजिए कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुछ ऐसे आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य में किसी को पीछे न छोड़ने से आप एक डायग्राम बना दीजिए, यहाँ पर कोई पीछे न छूटे, कौन न पीछे छूटे, मानव के साथ जीव जंतु, जनजातियां, जो वंचित वर्ग हैं वो भी पीछे न छूटे। महिला असमानता, जो सतत विकास लक्ष्य 5 है, आपको पता होगा, ठीक है, असमानता इत्यादि की समाप्ति है। वहां पर आप यहाँ भी डायग्राम बना के 2-4 सतत विकास लक्ष्य ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब अच्छा है। मनी लॉन्ड्रिंग आप दिखा सकते हैं, मानव तस्करी, यहाँ पर भी आप चाहें तो वही मैप बनाकर, जो मैंने ट्रांजिट रूट दिखाया, तो ये ट्रांजिट रूट मानव तस्करी का भी ट्रांजिट रूट है। और इंट्रोडक्शन में मैंने 50 बार आपसे ये बात डिस्कस की थी, यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार कह सकते हैं आप दक्षिण एशिया मानव तस्करी और ये जो नार्को टेररिज्म या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुभेद है। इसके अलावा पे आप IMF के एक फैक्ट का यूज कर सकते हैं कि IMF के अनुसार विश्व की जो GDP है उसका 2.5% क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। इस तरीके से आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगला है रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। यार ये किसी को पता नहीं होता है तो इसमें भी तुक्का ही मारना होता है। रिवॉल्यूशन इन, ठीक है, मिलिट्री अफेयर्स, कई लोग ने हो सकता है पढ़ा हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो सकता है आप लोग ने पढ़ा हो, ठीक है। मुझे तो इसका जब मैंने पेपर देखा तो मुझे नहीं पता था। तो यही सब इसमें आप लिख सकते हैं कि यार मैं वो बता रहा हूँ कि जो जनरल आंसर लिख सकते हैं ना, स्पेसिफिक मुझे नहीं पता है अभी भी रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स क्या है, उसके बारे में आप पढ़िए। कुछ आप लिख सकते हैं कि साइबर वॉरफेयर, है ना, अंतरिक्ष वॉरफेयर, ये सब रिवॉल्यूशन हो रहा है मिलिट्री अफेयर्स में, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं आराम से, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थिएटर कमांड, जो कुछ पता हो वही लिखते रहिए और कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 क्वेश्चन थोड़े से बाउंसर थे। अगर मैं शुरू के 10 क्वेश्चन की बात करूं तो रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स 1 और SCNG दूसरा, ये 2 क्वेश्चन बाउंसर क्वेश्चन में मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ईजी है। व्यापार रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार, आय और संपत्ति वितरण की समानता आदि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना करनी है। तो आराम से एक हेडिंग व्यापार डालिए, एक हेडिंग रोजगार डालिए, महिला रोजगार एक हेडिंग डालिए, आय और संपत्ति वितरण डालिए। यहाँ पर ऑक्सफैम को कोट करिए कि ऑक्सफैम के अनुसार 1% आबादी के पास 73% संपदा है भारत में, ठीक है। महिला रोजगार में आप बताइए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के अनुसार बताइए कि 25% हो चुका है ना, जो उनका पार्टिसिपेशन रेट है वो घट रहा है। पिंक कॉलर जॉब्स हो रही हैं, इन चीज़ों को आप बताइए। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताइए कि अवसर बढ़े हैं, उच्च आय के अवसर बढ़े हैं, इन चीज़ों पे बताइए। रोजगार में भी आप बता सकते हैं कि अगर विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है, विकासशील देशों में जैसे चाइना इत्यादि में क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर हुआ, इन चीज़ों को डिस्कशन करिए। व्यापार डिस्कशन करिए कि अब क्या है, चीन जैसे विकासशील देशों का व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ रही है, इन चीज़ों का आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना एवं उसकी भूमिका को समझाइए। तो भैया कौन कौन सी कल्याणकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, वो 2-4 अगर आपको याद हो, जैसे कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, मिशन शक्ति, है ना, 2-4 जो याद है उत्तर प्रदेश की वो लिख दीजिए। बाकी जो केंद्र सरकार की लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है उसी को बढ़ा चढ़ा के बता दीजिए, ठीक है। मनरेगा इत्यादि सब बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से कर रहा है। इवन कल्याणकारी योजना में आप
कुछ नहीं समझ में आ रहा था यार, अवसंरचना विकास के माध्यम से किस तरह से कल्याण कर रहा है उत्तर प्रदेश, इन चीज़ों को आराम से डिस्कशन आप कर सकते हैं, है ना। जैसे जनजाति जो वो है छात्रवृत्ति योजना, 2-4 योजना तो उत्तर प्रदेश की याद ही होगी। इवन अगर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की ढंग से तैयारी की है तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूँ कि चलो ये यूपी स्पेसिफिक का एक क्वेश्चन है तो जो टफ माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी असमानता को दूर करने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो भैया प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, ये तो बहुत आसान है। जनसंख्या, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वो कृषि से सीधे किस में गया, सेवा क्षेत्र में गया, तो ये असमानता को बहुत तेज बढ़ावा दिया, है ना। इसके अलावा अवसंरचना विकास नहीं। मानव संसाधन में आप बता सकते हैं कि मानव संसाधन में क्या है, कुशल केवल 4% है एनएसएसओ के अनुसार, है ना। तो 2-4 फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आप बता सकते हैं कि चुनौतियां क्या हैं, आराम से इसको डिस्कशन किया जा सकता है। गरीबी की रेखा से क्या अभिप्राय है, भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम बताइए। तो इसमें आप चाहें तो दो तरीके से गरीबी रेखा यहाँ पर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक होता है गरीबी की रेखा, मतलब एक तो उपभोग की रेखा, है ना, यानी उपभोग पर व्यय कितना कर रहे हैं जो वर्तमान में चल रहा है कि उपभोग व्यय, और एक होता था पहले कैलोरी इनटेक। तो मतलब मान लीजिए अगर मैं बात करूं 2400 कैलोरी अगर ग्रामीण क्षेत्र में, 2100 कैलोरी अगर शहरी क्षेत्र में आप अधिक भोजन कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है। इसके अलावा अगर अभी जो देखें उपभोग व्यय है, तेंदुलकर कमेटी और जो रंगराजन कमेटी है, तो उनके अनुसार आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, कि गरीबी रेखा से क्या अभिप्राय है। गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम, तो आप हर तरीके के कार्यक्रम बता सकते हैं कि एक है कार्यक्रम सब्सिडी बेस्ड कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रम है जो रोजगार दे रहे हैं जैसे मनरेगा, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अटल पेंशन योजना जो सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, जो खाद्य सुरक्षा कर रहा है तो खाद्य सुरक्षा के कुछ आप योजनाएं यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या होंगे यार, ये कोई भी अगर आपको नहीं भी पता है तो आप तुक्के से बता सकते हैं कि रोजगार सृजन करना, क्षेत्रीय असमानता की समाप्ति, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पर जोर दिया जा रहा है तो इसको बढ़ावा देना, निर्यातोन्मुखता यानी भारत को क्या करना है, विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इत्यादि आप आराम से उद्देश्यों को डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो भी। अगर आपको स्पेसिफिक फैक्ट के साथ पता है कि जैसे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रति वर्ष, जो इसके लक्ष्य अगर आपको वो पता है तो बहुत अच्छा है। मेक इन इंडिया, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, है ना, इन चीज़ों की आप आराम से चर्चा कर सकते हैं। ये मुझे पता है कि आपको पता होगा। स्टार्टअप इंडिया, ये भी सबको पता है तो आराम से इसकी चर्चा की जा सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये भी बहुत आसान। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, कि क्या क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन इसमें शुरू किया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, किरण, है ना, क्या कहते हैं, महिलाओं की जो स्टेम में भागीदारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, किस तरह से उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, किस तरह से भारत को अग्रणी बनाया जाएगा, किस तरह से भारत में आईपीआर पॉलिसी और भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा विज्ञान और नवाचार में, यह आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। अगला है, भारत में नक्सलवाद का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझाइए। तो देखिए ये भी आप चाहें तो बहुत आसानी से डिस्कशन कर सकते हैं। किस तरीके से आप डिस्कशन करते हैं, 3 हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। नक्सलवाद को भारत सरकार किस तरह से समाप्त कर रही है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप कुछ नक्सलवाद के बारे में बता दीजिए, एक मैप बना दीजिए, वहाँ पे लाल गलियारा दिखा दीजिए, है ना, सुकमा, जो यहाँ पे गढ़चिरौली इत्यादि कुछ यहाँ पर आप दिखा सकते हैं मैप में। आप बता सकते हैं कि भारत सरकार 3 तरह के कदम उठा रही है। एक है विकासात्मक कदम, ठीक है, एक है सुरक्षात्मक कदम और दूसरा है विश्वास बहाली के कदम। यहाँ पर अगर मैं तीसरा बता दूं, यहाँ पे विश्वास बहाली के कदम, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं की हेडिंग्स में 3 हेडिंग्स में आप इसको आंसर लिख सकते हैं। जैसे सुरक्षात्मक कदम की बात बताऊं तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आपको पता होगा कि वो जो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है, पुलिस स्टेशनों का फोर्टिफिकेशन। समाधान योजना अगर आप लोग ने सुनी है तो समाधान योजना को पूरा वहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है, ये बता दीजिए। विश्वास बहाली के उपाय क्या किए जा रहे हैं, विश्वास बहाली के उपाय देखिए बहुत अच्छा है, आपको पता होगा FRA 2006, पेशा एक्ट, उनको स्वशासन दिया जा रहा है, सिविक एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, इसको आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ बस्तरिया बटालियन इत्यादि डिस्कशन कर सकते हैं। विकासात्मक उपाय, वहाँ पे सड़क, है ना, वहाँ पे कनेक्टिविटी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड आपने सुना होगा। यहाँ पे आप एक छोटी सी केस स्टडी बना सकते हैं अवनीश शरण की, चाहे तो आप बता सकते हैं, जिन्होंने संघी एक्सप्रेस शुरू की है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक है, बाइक एम्बुलेंस इसको बोलते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डॉक्टर OP चौधरी की जो है नन्हे परिंदे जो प्रोग्राम है, वहाँ पे एजुकेशन हेल्थ के जो प्रोग्राम है, उसको आप वहाँ पे एक केस स्टडी बना के भी डिस्कशन कर सकते हैं। नाभिकीय प्रसार के मुद्दों एवं विद्यमान नियंत्रण तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नाभिकीय प्रसार के मुद्दे, ठीक है, पता ही आतंकी को हाथ में लग जाना, ठीक है, जो रॉग नेशन है, रॉग नेशन मतलब दुष्ट राज्य, उनके हाथ में लग जाना, इन मुद्दों का आप डिस्कशन कर सकते हैं। विद्यमान नियंत्रण तंत्र क्या है, तो भाई विद्यमान नियंत्रण तंत्र एक NPT है, CTBT है, NSG है,
ठीक है, NSG है, और एक अभी न्यू NPT नया हुआ है, ठीक है, न्यू NPT यूनाइटेड नेशन में लॉन्च हुआ है। तो इन चारों का आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, और चाहें तो आप भारत के विशेष संदर्भ में नाभिकीय प्रसार रोकने के लिए आप नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की भी एक लाइन में आप चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, उनके मुद्दों को बताइए, यहाँ पे हो जाएगा। भारत के उच्चतर रक्षा संगठन को समझाइए। अब देखिए हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी भाई मुझे तो नहीं पता था, है ना, इस बारे में मुझे नहीं पता था। हालांकि जनरल वे में आप क्या लिख सकते हैं, तो जनरल वे में आप यही सब लिख सकते हैं, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि NSA की अध्यक्षता में होता है, ठीक है। आप चाहें तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि ये भी NSA की अध्यक्षता में होता है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी होते हैं, इसमें मिलिट्री एडवाइजर के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होते हैं, इनको आप डिस्कशन कर सकते हैं। NSA का पुनर्गठन जो हुआ है, यहाँ पे 3 उप NSA भी आए हैं, इनकी आप डिस्कशन कर सकते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी आप चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं, जो लोग रक्षा स्वदेशीकरण इत्यादि पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो हायर, अब यही समझ में आता है, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का यही हो सकता है मतलब हो, हालांकि इसको आप एक बार कंफर्म अवश्य कर लें। तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन भी आप बाउंसर मानिए, और एक क्वेश्चन जो और ऊपर पूछा था रिवॉल्यूशन मिलिट्री अफेयर, वो भी एक बाउंसर है, और तीसरा SCNG, ये 3 क्वेश्चन इस पेपर में थोड़े से बाउंसर टाइप के थे। अगला है वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं, इनको समझाइए। तो चीन पाकिस्तान के साथ किस तरह से नाभिकीय हथियार जो है डिटरेंस का काम कर रहा है, जो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो किस तरह से डिटरेंस का काम कर सकती है, जो नई रक्षा चुनौतियां उभर रही हैं जैसे साइबर आतंकवाद, उसमें किस तरह से डिटरेंस का काम कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो यूनाइटेड नेशन है, जो यूनाइटेड स्टेट है, USA है, उसकी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें कि अगर उसके ऊपर कोई साइबर अटैक गंभीर होता है तो वह क्या करेगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा राज्य के खिलाफ, तो उनको डिटरेंस देता है। तो भारत भी इस तरीके की अगर नीति बनाएगा तो भारत को भी डिटरेंस दे सकता है, ठीक है। जो भारत का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे JVNPT की मैं बात करूं, या फिर आप कह सकते हैं जो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्वास्थ्य अवसंरचना, बैंकिंग अवसंरचना, तो इत्यादि पे आप कुछ 2-4 लाइन डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर मैं कहूँगा 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के लगभग बाकी क्वेश्चन इसमें जनरल थे, तो इसमें आंसर अच्छे फैक्ट के थ्रू अगर आप लिखेंगे तो सीधी बात है आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, यार ये जो पेपर है वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके आंसर लिखिए, और जो टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है UPSC हिंदी का, वहाँ पर आप लोग इसको पोस्ट अवश्य करें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।